सबसे पहले विद्यार्थियों आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज शुभ महाशिवरात्रि पर्व है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और विद्यार्थियों आज की जो क्लास है वो बिल्कुल ग्रास लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के है, इंग्लिश भाषा को सीखना है। और यह एक नई सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम लोग इंग्लिश भाषा को लेकर के ग्रास लेवल से एडवांस लेवल तक बात करेंगे। इसमें क्लास चलेगी और सभी के लिए उपयोगी होगा। इधर आप नो मैटर करता है कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, लेकिन आपके लिए उपयोगी होने वाला है। आप किसी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए 100% उपयोगी होने वाला है यह सीरीज। ये आपको इस यूट्यूब चैनल में दिया जाएगा कंटिन्यू। और आप इस चैनल पे नए देख रहे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए जरूर, ताकि हमारे जो टीम है ना उसको मोटिवेशन मिल सके आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से। तो चलिए देर न करते हुए एक चीज बताना चाहेंगे कि आप लोग इस बात को फील किए होंगे कि जब इंग्लिश की बात आती है, अगर आप अपने लफ्ज से, मुंह से अगर इंग्लिश वर्ड निकालते हैं ना, तो एक माहौल हम लोगों का होता है जहां से कि लोग बोल देते हैं कि आपके आसपास साथ में रहने वाले ही साथी लोग बोल देंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, देसी मुर्गा बोलते हैं और विदेशी भाषा ना। तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिलता है, लेकिन नोट माइंड इसकी बात, चिंता न करें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपके लिए उपयोगी है, और बेसिकली हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं ना, हमारी जो टीम है जो काम कर रही है अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग कंटेंट में, वो आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और बेसिकली मैं जो इस वीडियो में या इस सीरीज में देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ अंग्रेजी को लेकर के। तो अंग्रेजी ग्रामर की बात हो, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात हो, या फिर इंग्लिश बोलने की बात हो, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। और फिर एक बार पुनः आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद है। तो फिर ग्रास लेवल क्या हो सकता है इंग्लिश भाषा का? वो हो सकता है ए टू जेड। ए टू जेड ये होता है ना इंग्लिश अल्फाबेट, ABCD जेड तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देंगे कि ए टू जेड जो होते हैं पूरे कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। 26 लेटर्स होते हैं, और 26 को अलग अलग डिवाइड किया गया है। अलग अलग डिवाइड क्या किया गया है भाई, इसका क्लासिफिकेशन क्या है? तो होता है कि इसमें बोलते हैं ना कि 5 क्या है, 5 जो है वो वोवेल्स होते हैं, ठीक है। ये 5 जो है वोवेल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू। अब यहाँ पे देख लीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू जो होता है वो वोवेल्स होते हैं, ठीक है। क्या हम मिस्टेक कर दे रहे भाई, लोडिंग। हाँ, चिप नहीं रहा। तो यहाँ पे अब देखेंगे 26 में से 5 लेटर्स होते हैं जो वोवेल होते हैं, वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं। ए, अगर 26 में से 5 को माइनस करते हैं तो फिर 21 बचता है, जबकि 21 जो है ना वो कॉन्सोनेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी दो लेटर्स ऐसे हैं डब्ल्यू और वाई जिन्हें सेमी वोवेल कहा जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किस कंडीशन में डब्ल्यू और वाई सेमी वोवेल होता है ना। और इस दोनों को हम माइनस कर ले 26 में से, तो फिर 90 लेटर्स हैं जो बच गए हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे बच गए हैं। तो कभी कभी ये होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, चूंकि मुझे भी कई बार स्टूडेंट्स ने बताया कि सर इस तरह का सवाल आया था जिसमें पूछा गया था कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो सर मैंने 21 पे क्लिक किया, यानी कि 21 को करेक्ट मारा। बट देखिए आपसे भी ये गलती हो सकती है यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर ऐसा है ना, तो बिल्कुल 19 जो लेटर्स हैं
ओ कॉन्सोनेंट है, 21 नहीं है, क्योंकि ए आपको न तो पूरी तरह से वोवेल की श्रेणी में है और नहीं तो पूरी तरह से कॉन्सोनेंट के श्रेणी में है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस के साथ ही हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तब फिर क्या जरूरत हो जाता है इंग्लिश सीखने के लिए? अब सवाल ये भी आपके मन में उठेगा, क्योंकि आप अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होंगे ना, या फिर कॉलेज गोइंग होंगे और अब तक आपकी इंग्लिश मजबूत नहीं हुई है, तो फिर आप असमंजस में पड़े हुए हैं कि क्या सीखना जरूरी है। इंग्लिश सीखने के लिए पहले ग्रामर सीखना जरूरी है या फिर इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन करना जरूरी है। ये सब सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। लेकिन आप बेशक, मैंने कहा जैसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कही या जो भी कहिए, कहा कि इस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, आपको एक दिन इंग्लिश सिखा करके रहेंगे, ठीक है। तो हो सकता है पहला एक आता है ग्रामर की बात करेंगे अगर, कि पहले क्या कर लेना चाहिए भाई, ग्रामर को सीख लेना चाहिए। तो एक सवाल का जवाब आप कमेंट में बताइए कि क्या आप हिंदी भाषा को सीखने के लिए पहले व्याकरण पढ़े थे, व्याकरण के अध्ययन किए थे, व्याकरण आपको पढ़ाया गया था? तो आपका आंसर मुझे लगता है बनेगा कि नहीं, ठीक है। हिंदी भाषा जैसे सीख लिए थे बिना ग्रामर व्याकरण के, उसी तरह बिना ग्रामर के आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तब मुझे लगता है कि इन चीजों को आप थोड़ा सा नजरअंदाज कर लीजिए, इसको मत सीखिए पूरी ग्रामर को। जो मैं बता रहा हूं कंटिन्यू इस सीरीज में, उसको आप फॉलो कीजिए, इंग्लिश आप एक दिन जरूर सीख जाएंगे। एक दूसरा कंडीशन जो आपको सीख लेना चाहिए, वो सीख लेना चाहिए आपको ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशन क्यों जी? ट्रांसलेशन इसलिए ना कि देखिए सेंटेंस की जो संरचना है, सेंटेंस बनाएंगे, चूंकि हम जो भी बोलेंगे, आप जो भी बोलेंगे या लिखेंगे, या फिर न्यूज़पेपर हो या फिर कहानी हो किसी बुक में टेक्स्ट में, तो फिर आप क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, वो जो होगा ना वो सेंटेंस के रूप में ही होगा। इसको जान लेना जरूरी है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन जानना जरूरी है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज लाए हैं, जो एकदम इजीली तरीके से ट्रांसलेशन सिखाएंगे, जो अब तक आप कई किताबों को देख चुके होंगे, उनमें से सबसे बेहतर ये सीरीज आपको इस प्लेटफॉर्म में आपको लगेगा, ठीक है। और थोड़ी बहुत आपको सीख लेना चाहिए वो ग्रामर का एक चैप्टर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये आपको सीख लेना चाहिए, ठीक है। और अगर ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको कंजक्शन सीख लेना चाहिए। ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है। और चौथा चीज जो मैं इस प्लेटफॉर्म में लाऊंगा, हो सकता है लाऊंगा, कोशिश करूंगा पूरा, लेकिन फिर भी आपको खुद से प्रयास करना चाहिए, और वो है डिक्शनरी, वोकेबलरी ना। डिक्शनरी, डिक्शनरी इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए दोस्त, वो समंदर है किस चीज का, शब्दों का। और शब्दों का समंदर है, आप जितने इसके गहराई में जाएंगे उतने ही मजा आएगा, लगेगा अपने आप को कि मुझे बहुत कुछ उस समंदर से निकालना है, और निकाल सकेंगे। तो इन चीजों पर आप जरूर फोकस करेंगे, ठीक है। और जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी हो जाता है। आप या तो बुक सीखें, बुक पढ़ें, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ें। देखिए मुझे लगता है ना, मेरे हिसाब से, कि अब तक जो मेरा अनुभव है उसमें ये बताना चाहेंगे कि न्यूज़पेपर जो इंग्लिश का आते हैं ना, उसमें बहुत ही क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज आते हैं, जो आपको कॉमन बुक में नहीं मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश न्यूज पेपर भी आप समझ सके, पढ़ सके, तो उसके लिए भी आप एकदम बिल्कुल 100% श्योर रहिए, इस प्लेटफॉर्म में आपके लिए जरूरी चीजें दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पर थोड़ी बात कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले हिस्से में चलते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने का इसको बड़ा कैसे करेंगे? हम्म, ये और कर दे। चलिए अब हम बात करेंगे सेंटेंस की। तो सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है, इसके देखिए तीन महत्वपूर्ण स्तंभ बनते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। जिस तरह हम लोग घर को बनाने के लिए फाउंडेशन देते हैं ना, और उसी पर पूरे घर का अगला एक तला दो तला निर्भर करता है, उसी तरह हमारा सेंटेंस बनाने का जो फाउंडेशन होता है, वो शायद इसके बारे में आप भी जानते होंगे,
सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी कि एस फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। वी वी फॉर वर्ब और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें महत्वपूर्ण होता है। आप इंग्लिश सीख रहे हैं ना, और खासकर वैसे व्यक्ति के लिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी भाषी हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण होता है। ये तीन ईंट की तरह, मान लीजिए ईंट ईंट जोड़ करके बीच में सीमेंट लगाते हैं और दीवार खड़ा करते हैं ना, उसी तरह ये महत्वपूर्ण होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपके जहन में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट का अगर हिंदी बोले तो कर्ता होता है, ठीक है। वर्ब का क्रिया, क्रिया और ऑब्जेक्ट को कर्म होता है। अब यहाँ आपको समझना ये जरूरी है कि आपने कभी जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वर्ब जो होता है ना, वो सेंटेंस में दो तरह के होते हैं इसके लिए, बाकी और भी वर्ब के रूप हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन वर्ब यहाँ पे एक सबसे पहले आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, और एक देखेंगे मेन वर्ब को, ठीक है, मेन वर्ब को। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसको इस तरह भी पढ़े होंगे, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। अच्छा, एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसे कहेंगे? सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं। हेल्पिंग, देखिए वर्ड कैसा आ रहा है, हेल्पिंग, सहयोग, सहयोग करने वाले, किसको? मेन वर्ब को। और आपने किसी बुक में, ट्रांसलेशन बुक पढ़ा होगा या अन्य ग्रामर बुक पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है डायरेक्टली इज, एम, आर, वाज, वेयर, शुड, कुड, मे, माइट, जो है ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हालांकि इसमें भी एक क्लासिफिकेशन बनता है ना, कि हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर से हट करके अगर बात करें, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, तो मॉडल्स के श्रेणी में रखा जाता है। मॉडल्स चैप्टर एक अलग आता है स्पेशल, उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो ये सब चीजें जो है ना, वो मॉडल्स हैं। और हेल्पिंग वर्ब किसको कहेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, यहाँ पे मेन वर्ब किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा, सेंटेंस में आने वाले वो शब्द जिसका हिंदी में ना बनता है, लास्ट में हिंदी वर्ड में ना बनता है, हिंदी मीनिंग देखेंगे ना बनता है। जैसे खाना, इट, रोना, वीप, हंसना, लाफ, सभी में क्या आ रहा है? ना आ रहा है ना। खाना, पीना, रोना, पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ाना, देखना, ये सब में ना आ रहा है ना, तो इसके जो इंग्लिश वर्ड बनेंगे वो वर्ब कहलाएंगे, ठीक है। यहां तक तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा और समझने की जरूरी है मुझे, जहां तक उम्मीद है कि जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग कहते हैं ना, जैसे मान लो कि इज को हम हेल्पिंग वर्ब कह देंगे, एम को हम हेल्पिंग वर्ब कह देंगे, आर को हेल्पिंग वर्ब कह देंगे, वाज को हेल्पिंग वर्ब कह देंगे, वेयर को हेल्पिंग वर्ब कह देंगे, तो फिर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही रहता है। देखिए हमें कभी कभी ये जो है ना मेन वर्ब भी आ जाता है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ लिए होंगे, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा और आगे करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, क्या हम चर्चा करेंगे कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब चीजें है ना, डॉट 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 कर देते हैं। ये सब चीजें हमेशा जो है ना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, कभी कभी मेन वर्ब भी कहलाता है। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं सबसे अच्छी तरह से समझने के लिए। अगर कहेंगे कि ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, आप इसमें क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि इज जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? और यहाँ पे रीडिंग, रीडिंग का अब हिंदी निकालेंगे तो पढ़ना, तो यहाँ पे मेन वर्ब है, ऐसा शायद आपके जहन में आएगा। ठीक है, बिल्कुल 100% आप जो सोच पा रहे हैं ना वो बिल्कुल सत्य है। तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है भी, ठीक है। लेकिन हम एक और सेंटेंस लेते हैं और लिखते हैं ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, क्या हुआ? वह डॉक्टर है। अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब दिखाई दे रहा है इसमें, इसकी तरह जिसके लास्ट में शब्द अगर हिंदी निकाले तो ना हो, नहीं दिखाई दे रहा है। फिर ऐसे कंडीशन में इज जो है ना वो मेन वर्ब कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। समझ लिए यहाँ पे इसका क्या कॉन्सेप्ट है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। चलिए हम आगे चलते हैं और बढ़ते हैं, बात करते हैं, फिर पुनः आपको लाते हैं उसी जगह जहां पे हम लोग इसको न्यू डालने की कोशिश करेंगे, सेंटेंस को, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक किसके लिए होता है? तो फॉर इंग्लिश सेंटेंस ना, इंग्लिश सेंटेंस के लिए
होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये ऑर्डर बैठाइएगा, क्रम जो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और ये कॉन्सेप्ट किस लिए काम करता है, तो सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के लिए काम करता है, पैसिव के लिए उल्टा हो जाता है। पैसिव के लिए यार बात करेंगे बाद में, ठीक है, पैसिव के लिए हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि होता है इसमें क्या है ना कि पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है। तो पहले हम सीख ले इसको एक्टिव में तो बेहतर होगा। और हिंदी में इसका जो ना चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हो जाता है। ये देखिए आपको किसके लिए रहा, तो फॉर हिंदी सेंटेंस, फॉर हिंदी हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य के लिए हो जाता है। अब यहाँ पे कहेंगे कि सर हमें हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश क्या कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। बिल्कुल भाई ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा इसलिए करना पड़ेगा ना कि हम लोग जो है ना बचपन से मदर टंग लेकर के फायदा नहीं होते हैं, मदर टंग नहीं बोलते हैं, सुनने को मिलता है हम लोगों को पहले क्या, तो बचपन से ही जो इन्वायरमेंट रहता है, माहौल रहता है, वो हिंदी होता है। तो इसके अनुसार भाई कुछ तो चेंजिंग करने के लिए कहीं ना कहीं हमको हिंदी का सहारा लेना पड़ता है। ए फॉर एप्पल नहीं बोलते हम लोग, बल्कि सबसे पहले सेव बोलते हैं, और सेव से हम लोग कन्वर्ट करते हैं एप्पल में। इसीलिए हम लोगों को, और खासकर अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए ना, तो क्या होता है, हम लोग पहले जो विचार उत्पन्न होते हैं हमारे मस्तिष्क में, वो हिंदी में होता है। जितने भी थॉट्स आते हैं ना, वो हिंदी में आते हैं, इंग्लिश में तो आते नहीं कि आप डायरेक्टली इंग्लिश में बोल सकते हो। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आप अपने थॉट प्रोसेस है ना उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज तभी होगा जब इस आपका इस तरह का सेंटेंस का इमेज आपके माइंड में बनेगा। तो ये साइकोलॉजिकली चेंज करने का तरीका है। मैं आपको बहुत ही इजी करने वाला हूँ, आपकी समस्या का समाधान करने वाला हूँ इंग्लिश से रिलेटेड। तो यहाँ पे अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कहेंगे कि मोहन मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्रेश लिखते हैं यहाँ पे ना, मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है भाई, मोहन आम खाता है ना, इसका इंग्लिश आप बनाएंगे तो क्या होगा, मोहन, यहाँ पे हम इंग्लिश वाला जो स्ट्रक्चर है उसकी ओर बढ़ते हैं, तो होगा मोहन, मोहन इट्स अ मैंगो, मोहन इट्स अ मैंगो। अब देख लीजिए इसका, यहाँ पे मोहन जो है, मोहन जैसा बताया गया कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस में स्टार्टिंग होता है सब्जेक्ट से। यहाँ पे देखिए मोहन सब्जेक्ट है, हिंदी में भी मोहन सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे देखिए इट्स खाना क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद है। और यहाँ पे देखिएगा खाना कहाँ है, लास्ट में मैंने स्ट्रक्चर में बताया है ना, हिंदी में वर्ब में, अब हिंदी में देखिए लास्ट में है ना खाना का इट। ठीक है, मैंगो इंग्लिश में लास्ट में है, जबकि हिंदी वाले स्ट्रक्चर में बीच में है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले। हिंदी में भी देखिए कुछ ऐसा ही है, यानी कि मोहन और खाना के बीच में आपको ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, तो अब एक पहला पॉइंट में हम लेते हैं एक मॉडल को, मॉडल शुड को। शायद आप शुड के बारे में जानते होंगे, यहाँ एक और चीज बताना महत्वपूर्ण हो रहा है, वो ये है कि यहाँ पे शुड जो है ना, वो तो मॉडल है, ग्रामर में आगे बताएंगे कि मॉडल क्या, यहाँ पे बताना महत्वपूर्ण है वर्ब को। यहाँ पे क्या लगाया मैंने, V1, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, इसको इस तरह हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं 1 2 3 4 5 करके। नहीं तो बोलते हैं ना प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल ऐसा कर करके, तो फिर उससे अच्छा है हम लोग V1 V2 V3 V4 V5। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। देखिए V1 जैसे हम ले ले गो, तो गो का एक क्या हो गया, V1 के रूप में। अब इसको वेंट कर दें तो क्या हो गया, V2 के रूप में। अब इसको गॉन कर दें, गॉन, तो ये हो गया V3 के रूप में। और इसको गोइंग कर दें तो ये हो गया V4 के रूप में। ठीक है, V4 के रूप में हो गया। और इसको कर दें गोज, तब क्या हो गया,
V5 हो गया। ठीक है, तो रिमेंबर याद रखिएगा इस बात को कि ये जो मॉडल्स होते हैं ना, वो हमेशा मॉडल्स के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? V1 वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी मॉडल्स के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि अगर शुड की बात की जाए तो शुड का हिंदी होता है चाहिए, लेकिन ऐसा ही नहीं कि कुछ भी चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे पैसा चाहिए तो यहाँ पे शुड का काम नहीं कर पाएगा, शुड नहीं काम करेगा। ठीक है, सुटेबल नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनता है इसको बनाने के लिए, वो है क्रिया प्लस ना चाहिए। क्रिया प्लस ना चाहिए। ठीक है, क्रिया प्लस ना चाहिए। देखिए कितना उपयुक्त आ रहा है। ठीक है, ना चाहिए, क्रिया प्लस ना चाहिए। देखिए वैसे सेंटेंस जिसके लास्ट में, हिंदी सेंटेंस जिसके लास्ट में क्रिया प्लस चाहिए हो, इस नियम से, शुड से, इस स्ट्रक्चर से बना पाएंगे तो फिर यहां तक आपको रुकने की जरूरत है, अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। इससे भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि चाहिए इससे भी इतर बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे। मुझे तो पता है 7-8 सेंटेंस मिलेंगे जिसके लास्ट में हिंदी वाक्य में चाहिए रहेगा। बट क्या आप कहेंगे कि सर बन जाएगा तो इसे हम सीख लिए? बिल्कुल नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा। आगे बस इसलिए तो मैंने बोला कि सीरीज में बने रहिए, आप सब कुछ हौले हौले करके पालेंगे। ठीक है, अब देखिए चाहिए है नाम, शुड का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तब जब वैसे सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहिए हो और इसके अलावे उससे ये पता चले ना कि किसी को किसी सलाह या सुझाव के रूप में अगर यूज किया जा रहा है, भाव आ रहा है उस हिंदी सेंटेंस से, तो बिल्कुल इससे बनेगा। और अलग अलग चाहिए से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको बताएंगे। अब देखिए ये जो है ना, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको समझ गए होंगे और ऑलरेडी मुझे लगता है कि इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका प्रयोग आप लोग ये जान लो कि इसका प्रयोग सुझाव ना, सुझाव या सलाह, सलाह के रूप में, यानी कि मार्गदर्शन देने के लिए, सुझाव देने के लिए, सलाह देने के लिए किया जाता है। और उसके लास्ट में चाहिए हो तो बेशक इससे बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर कह दूं कि उसे अंग्रेजी सीख लेना चाहिए, उसे अंग्रेजी सीख लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? अंग्रेजी ना सीख लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि उसे अंग्रेजी सीखना चाहिए, इजिली आप समझ लो। ठीक है, कि उसे, अपने दोस्त को आप बता रहे हो कि उसे अंग्रेजी, अंग्रेजी सीखना चाहिए, उसे अंग्रेजी सीखना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे होगा इस इंग्लिश, देखो लास्ट में है ना चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए बताया गया है पहचान में, क्रिया प्लस ना चाहिए, सीखना क्या हुआ? क्रिया वर्ड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। जानते हैं ना सब्जेक्ट कौन होता है? सेंटेंस में वही जो उसके एक्शन जो दिए हुए रहते हैं सेंटेंस में, कार्य उसको करने वाला होता है सब्जेक्ट। तो इसमें एक्शन जो है वो है सीखना। किसे सीखना चाहिए? उसे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और उसे के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ही। और इसके देखिए सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट खोज लिए, ढूंढ लिए। अब इसके बाद शुड को लगाइए, यहाँ पे क्या कीजिए? शुड को लगाइए। शुड के बाद क्या करना है? V1 वर्ब 1, जैसे अभी बताया ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, उसमें से आप V1 को लिए। जैसे यहाँ पे सीखना है तो सीखना का होता है लर्न। क्या होता है? लर्न। अब यहाँ पे बात ये भी आ रही है कि क्या सीखना जी? तो इंग्लिश। क्या सीखना? इंग्लिश, लर्न। यहाँ पे इंग्लिश लगा दीजिए, इंग्लिश हो गया, परफेक्ट। अभी इस तरह जितने भी सेंटेंस आ जाए जिसमें लगे कि सुझाव या सलाह दिया रहा है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि एक डॉक्टर मरीज को बोलता है कि तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए। क्या कर रहा है डॉक्टर? सलाह दे रहा है। ठीक है, अगर आप किसी दोस्त को बोल रहे हो कि तुम्हें समय पे वहां पे पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए समय से, ठीक है, तो वहां पे क्या कर रहे हैं आप? सलाह दे रहे हो, उसको गाइड कर रहे हैं। तो वैसे रिलेटेड चाहिए वाला के साथ आप कितना भी आए सेंटेंस, लाखों सेंटेंस आए, ये फॉर्मूला आपको उपयुक्त है। ठीक है, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ना।
आपको सुबह में टहलना चाहिए, आपको सुबह में टहलना चाहिए। अच्छा क्या कर रहे हैं भाई, गाइड कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि आपको सुबह में टहलना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जो भोदू हो रखे हैं ना मोटा, वो पतले हो जाएंगे, काम भर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू ना, यू शुड, यू शुड वॉक, इसको वॉक बोलेंगे, वाल्क मत बोलिएगा, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये वॉक बोलेंगे इसको। ठीक है, वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, इस तरह लाइक दिस आप अलॉट ऑफ सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं इजिली, बस चुटकियों में। चलिए एक अगले स्टेप बढ़ते हैं, आज की क्लास में हम लोग एक और स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसके बाद जो है ना हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, और जो इस क्लास को YouTube चैनल पे देख रहे हैं ना, उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा, नम्र निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही मजेदार कंटेंट मिलने वाला है इंग्लिश सीखने के लिए। दूसरा पॉइंट पे लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे जहन में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसके लास्ट में चाहिए आता है। ठीक है, एकमात्र केवल शुड नहीं है जिससे कि चाहिए वाले सेंटेंस को बना सकते हैं, वो देखिए क्या है, मस्ट है। और मस्ट में इसका जो आईडी होता है, ठीक है, वो आईडी इस तरह होता है। आईडी मीन्स तो समझते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आईडी पहचान, हिंदी वाक्य में पहचानने का तरीका। इसमें होता है अवश्य या जरूर प्लस क्रिया प्लस ना चाहिए। अब यहाँ पे गौर कीजिए साथियों कि यहाँ पे क्रिया प्लस ना चाहिए है, और यहाँ पे है अवश्य या जरूर क्रिया प्लस ना चाहिए। चाहिए देखिए, क्रिया प्लस ना चाहिए इसमें भी है और क्रिया प्लस ना चाहिए इसमें भी है। तब फिर डिफरेंस ये है कि शुड का प्रयोग केवल चाहिए के साथ सुझाव या सलाह, और मस्ट का प्रयोग उसी सुझाव या सलाह पर जब जोर दिया जाता है ना, तो शुड के जगह पे मस्ट का प्रयोग कर देंगे। अब वन समझ गए होंगे ना, यानी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, तो टू वाला जो है ना बिल्कुल आपके लिए इजी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जोर दे रहे हैं सुझाव पर ही, सलाह दे रहे हैं, तो फिर जैसे उसे उसे यहां उसे यहां जरूर आना चाहिए, आना चाहिए, उसे यहां जरूर आना चाहिए ना। तो इसमें देखिए क्या है, अवश्य या जरूर लगा हुआ है ना, चाहिए। इसमें क्या है, इसमें देखिए जरूर लग गया है, जैसा कि यहाँ आईडी में बताया गया है। तो कुछ नहीं करना है, लास्ट में चाहिए है ना, जरूर है ना, तो कर दीजिए ऐसे ना। ही शुड नहीं यूज करना है, इसमें क्या करना है, मस्ट का प्रयोग, क्योंकि जरूर या अवश्य किसके साथ है, मस्ट के साथ है, शुड के साथ नहीं। ठीक है, तो ही मस्ट कम कम हियर ना, ही मस्ट कम हियर, उसे यहां जरूर आना चाहिए। और इन सभी को अगर नेगेटिव बनाना है तो सिंपल तरीका है, जो शुड है मस्ट है उसके बाद नोट का यूज कीजिए। इंट्रोगेटिव बनाना है तो शुड मस्ट को उससे पहले कीजिए, क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क जरूर दिया कीजिएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क, तभी तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, इसको मैंने क्यों लिखा है, इससे आपको कुछ बताना भी चाहते हैं और सेंटेंस भी आपको एग्जांपल देने के लिए हो गया। उसे आपको अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए, आपको अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए। रिमेंबर, याद रखेंगे, हमारे वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। ठीक है, इसके साथ ही आप यदि अंग्रेजी बोलना चाहते हैं ना, तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप कितना जानते हैं, नो मैटर। ठीक है, आप अभी से ही अंग्रेजी को बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आपको
अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए। आप जितना जानते हैं ना उतना ही से स्टार्ट कीजिए, छोटी छोटी वर्ड, छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट कीजिए। बाकी मेरे साथ बने रहिए लगातार, तो फिर आप एक दिन अवश्य इंग्लिश समझ पाएंगे, बोल भी पाएंगे। आपको अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं आप खुद। जैसे यू, देखिए अवश्य है तो इससे शुड से नहीं बनाएंगे, हम किससे बनाएंगे, मस्ट से बनाएंगे। यू मस्ट स्पीक स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो है ना आज की क्लास के लिए लास्ट स्ट्रक्चर, आज मैंने दो स्ट्रक्चर्स दे पाए। पहला स्ट्रक्चर है शुड वाला और दूसरा स्ट्रक्चर है मस्ट वाला। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है ना, जानकारी है ना, बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और अंत में एक बार फिर कहते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फिर एक लाइक आपके तरफ से बनता है, बहुत बड़ी उम्मीद है दोस्त आपसे, ठीक है। और शेयर भी धनाधन होनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए हैं, मुझे उम्मीद है, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।